हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। ये दिव्यांशु बांझल दिस साइड। हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले। बहुत आसान सी चीज़ें स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें तो मैं टफ लगी होंगी, स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे। अब लेक्चर्स बहुत आसान आसान आपको लगेंगे। सर क्यों लगेंगे आसान आसान? क्योंकि अब छोटी छोटी सी चीज़ें बची हुई है। हमारा जो मेजर पोर्शन था वो कंप्लीट आराम से हो गया है। आई थिंक आपको वॉइस थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है ठीक है, वॉइस हमारी ओके है, ठीक है। चलो, अब मैंने जो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। कौन सा चैप्टर नंबर 7 पिंक कलर का पढ़ा था। दिखा देता हूँ आपको, मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ दिखा देता हूँ। कोई अगर पहली बार देख रहा है तो सिर्फ दिखा रहा हूँ उसको। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टैट्यूटरी ऑडिट वगैरह वगैरह, स्टैट ऑडिट कंप्लीट किया था, ठीक है। अब हम आगे करेंगे ब्रांच ऑडिट, जॉइंट ऑडिट एंड रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। ये नेक्स्ट चैप्टर में दे रखा हुआ है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब चीज़ें आसान होने वाली हैं। क्या होने वाली सर? आसान होने वाली है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, वही सब घिसी पिटी बातें, ठीक है सर। और मैंने बोला था आपको टेस्ट देने को, प्लीज़ सब लोग टेस्ट दे देना। मैं वीडियो क्या पहले बना रहा हूँ, कल रिकॉर्ड किया हुआ था चैप्टर 7, अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ चैप्टर 8। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मतलब आने वाले टाइम में तुम टेस्ट दोगे कि नहीं, प्लीज़ लेकिन टेस्ट जरूर देना, मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी क्योंकि मेरी अभी रिकॉर्डिंग ही चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ टेस्ट वगैरह दे देना। चलो सब कुछ स्टार्ट करके हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा जूम करते हैं। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ब्रांच ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिट। सर इसमें से हमें क्या पढ़ना है? ये सब काट दो, सब काट दो, ये सब काट दो, किसी काम की चीज़ नहीं है। सब काट दो, किसी काम की चीज़ नहीं। सर आपने लिखा क्यों है जब सर काटना था? तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था सेक्शन 147 पर, इतना किसी कोई खास नहीं है। सब काट दो ये चीज़, सब काट दो, सब काट दो, सब काट दो। सर फिर क्यों कटवा रहे हो जब आपको समरी बुक में देना ही नहीं था, पढ़ाना नहीं था? मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैंने क्या बोला? मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। क्या? मैंने सारा सिलेबस डाला हुआ है। 95% चीज़ें मैंने इसमें डाली। अगर मैं ये नहीं डालता तो तुम बोलते सर सेक्शन 147 कहाँ गया, ठीक है सर। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर हमें नहीं समझ आ रही, फालतू का सेक्शन है, फालतू की चीज़ें दे रखी इसमें। यहाँ से फटाफट काट देना कि सिविल लाइबिलिटी क्या होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है। सेक्शन 447 क्या होता है, आने के चांसेस बिल्कुल बराबर बहुत कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है, ठीक है। इसलिए मैं इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारा क्रैश बैच है, इसमें अपन नहीं कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान से सुनना, ब्रांच ऑडिट इंपॉर्टेंट है सर, इसको कंप्लीट करना है। ब्रांच ऑडिट पढ़ना है सर, यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर नहीं पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है ब्रांच ऑडिट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर जॉइंट ऑडिट क्या होता है, ठीक है। छोटे छोटे से बहुत प्यारे छोटे छोटे पुचकू पुचकू से चैप्टर टॉपिक्स है, कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पढ़ना है अपने को ऑडिट कमेटी, ठीक है सर। हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट आओ, ब्रांच ऑडिट सर ब्रांच ऑडिट क्या होता है? सर ब्रांच ऑडिट क्या होता है? ब्रांच ऑडिट क्या होता है? एक सेकेंड, चलिए आ जाइए, हम लोग ब्रांच ऑडिट स्टार्ट करते हैं। सर ब्रांच ऑडिट क्या होता है? देखो इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ब्रांच ऑडिट के बारे में बता दो। देखो भाई, ब्रांच ऑडिटर के बारे में बता दो। इन्होंने बोला व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रांच ऑडिटर। दिसंबर 17 में आया, दिसंबर 19 में आया, 4 मार्क्स के अंदर आया हुआ है, ठीक है सर। सेक्शन नंबर 128 याद कर लो, ऐसे ही याद हो जाएगा। सेक्शन 128 ब्रांच ऑडिटर का है, सेक्शन 128 ब्रांच ऑडिटर का। पहले हिंदी में समझा देता हूँ क्या होता है। सर मैं रिलायंस कंपनी का, रिलायंस RELIANCE, ठीक है। रिलायंस कंपनी का मैं कौन हूँ? मेन ऑडिटर हूँ। हेड ऑफिस का मतलब हेड ऑफिस मतलब पूरी कंपनी का मैं मेन ऑडिटर हूँ, ठीक है। मेन कैसे लिखा हुआ है? मेन को अच्छे से लिखेंगे, है ना। मैं कौन हूँ? हेड ऑफिस का। हेड ऑफिस भी छोड़ो, मैं रिलायंस का जो मेन ऑडिटर हूँ, मैं मेन ऑडिटर हूँ, MAIN ऑडिटर, मेन ऑडिटर हूँ सर। कौन हूँ मैं? मेन ऑडिटर हूँ, तो सर अच्छी बात है, आप मेन ऑडिटर हैं, ठीक है सर। अब मैं मेन ऑडिटर हूँ। इसकी ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1 है, ब्रांच नंबर 2 है, ब्रांच नंबर 3 है, बहुत सारी ब्रांचेज इसकी हैं, ठीक है सर। अलग अलग सिटीज़ में इसकी ब्रांचेस हैं। अब बोला क्या है ब्रांच ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं। देखो मेन ऑडिटर हूँ मैं, अगर मैं चाहूँ तो ब्रांच का ऑडिट कर सकता हूँ, ठीक है। कंपनी चाहे कि भैया हमारा मेन ऑडिटर ही हमारी ब्रांचेस का ऑडिट करे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बल्कि काम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। इस ब्रांच के लिए दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, इस ब्रांच के लिए तीसरा ऑडिटर, अलग अलग ऑडिटर इन्होंने अपॉइंट किया है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि मुझे ब्रांच ऑडिटर चाहिए ही चाहिए। मैं चाहता हूँ मेन ऑडिटर, मतलब ये रिलायंस कंपनी चाहती, मैं नहीं चाह रहा हूँ। रिलायंस कंपनी चाहे तो मेन ऑडिटर से ही सारे ऑडिट करा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको चाहिए कि भैया हमको अपने अपने अलग अलग ब्रांच के अलग अलग ऑडिटर रखना है, कि भैया हमारा जो एक ऑडिटर है उसका क्या होगा कि भाई जितना वर्क होता है वो सारे ही
वर्क को किस पर लगाएगा, सिर्फ एक ही ब्रांचेस पर लगाएगा। ओके ठीक है, उसकी जितनी नॉलेज होगी सारी ब्रांचेस पे लगाएगा। अगर अलग अलग ऑडिटर होंगे तो बहुत सारी नॉलेज, अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस, अलग अलग तरीके के अलग अलग फ्लेवर के बंदे अपने को मिल जाएंगे। जैसे आप आइसक्रीम खाते हो भाई, वेनिला अलग होती है, स्ट्रॉबेरी अलग होती है, अलग अलग मैंगो अलग होती है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अलग अलग टाइप के बंदे अपने को मिल जाएंगे सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग ब्रांचेस के लिए लगा दी। तो ब्रांच ऑडिटर के बारे में हमको बात करना है, किस तरीके का होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। फटाफट आ जाओ वापस। सेक्शन 128 कहता है भाई, जो तुम्हारा हर एक कंपनी है, अभी ज्ञानबाजी कर रहा है, हर एक कंपनी को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेन ऑफिस है, वहाँ पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रखना है। ऐसा ही ब्रांच के लिए बोला गया कि अगर आपकी ब्रांच है, देखो देखो कहाँ लिखा है, आपको ब्रांच है तो ब्रांच ऑफिस पर अपने क्या रखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट। ब्रांच है तो ब्रांच अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, वहीं पर रखेगी, और टाइम टू टाइम अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, अपने पिताजी हैं, उनको भेजना पड़ेगा, ठीक है, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे पहली पॉइंट में सेक्शन 128 बोलता है कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। कहाँ रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है, ठीक है। जो कि क्या प्रोवाइड करेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे, एक्रूअल बेसिस पे होंगे, डुअल एंट्री सिस्टम पे होंगे, इंक्लूड इट्स ब्रांच ऑफिस। मतलब सिंपल सा बोला गया, ज्ञानबाजी दे दी जो तुम 12th क्लास में पढ़ते थे, कि हर एक कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, ठीक है। उन बुक्स ऑफ अकाउंट पे क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हो, ठीक है सर, एक्रूअल बेसिस पे हो। तीसरी चीज है डुअल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए। डुअल एंट्री सिस्टम मतलब ये एक डेबिट, एक ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ, एक डेबिट होना चाहिए तो एक क्रेडिट होना चाहिए, सिंपल, ये 12th 11th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच ऑफिस, ब्रांच में भी तुम जो बुक्स ऑफ अकाउंट रखोगे उन पर भी सेम चीजें होना चाहिए, ठीक है सर। अगर आप रजिस्टर्ड प्लेस से अलग किसी भी प्लेस पे रखते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, तो विद इन 7 डेज में आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाना, रजिस्ट्रार होगा आपका, ठीक है, अगर आप जिस स्टेट के हैं तो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिल करके बताना है, मैंने अपनी ब्रांच के क्या बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर खुद की मेन जो हमारी रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वहाँ पे हमने नहीं रखे, या फिर हमारी जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ पे हमने नहीं रखे हुए, हम कहीं और रख रहे हैं, ठीक है। आपको विद इन 7 डेज बताना है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब सेक्शन 128 सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन याद मत करना, सेक्शन 128 ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, ब्रांच ब्रांच ब्रांच, बस इतना दिमाग में रखना, कुछ भी चीज़ है तो सेक्शन 128 लिख देना, बात खत्म। अगर कंपनी के पास ब्रांच है तो उसको क्या करना होगा, ब्रांच, ये वही चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, मैंने जो तुम्हें पढ़ा दिया। सेक्शन 128 सब सेक्शन 2, इसमें पावर दे रखी हुई, सर क्या पावर दे रखी हुई, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी के ऑडिटर इन रिलेशन टू ब्रांच ऑडिट एंड ब्रांच ऑडिटर। मतलब अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, मेन जो ऑडिटर है, मेन ऑडिटर कौन था, मैं था भाई। ये मेन ऑडिटर की पावर क्या है, ब्रांच से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड मेन ऑडिटर की पावर क्या है, तो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। ब्रांच ऑडिट जो होगा, अगर कोई दूसरा बंदा है, मैं ब्रांच का ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा राम नाम का बंदा है, ये क्या कर रहा है, ब्रांच का ऑडिट कर रहा है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पावर क्या है, जिम्मेदारी नहीं, मेरी पावर क्या है, मैं ब्रांच इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, मैं जाके ब्रांच पे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है गड़बड़ घोटाला है तो मैं किसी भी ब्रांच पे जाके इंस्पेक्ट कर सकता हूँ उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को, ठीक है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ है, जो हमारा ब्रांच का ऑडिटर होगा, ब्रांच ऑडिटर हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा, हम उससे ऑडिट रिपोर्ट मांग सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारी पावर होती है। अब इसके बाद कुछ कुछ चीज़ें और है तो मैं इसमें आपको पढ़ा देता हूँ, हाईलाइटर से पढ़ाएंगे सर, अपन हाईलाइट हाईलाइट करते हुए चलेंगे। कौन सा हाईलाइट, चलो ये वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है। पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ब्रांच के अकाउंट्स है ऑडिटेड होना चाहिए, किसके द्वारा ऑडिट होंगे, कंपनी का ऑडिटर है वो ऑडिट कर देगा, या फिर अदर क्वालिफाइड पर्सन। अदर क्वालिफाइड पर्सन का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। कौन करेगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा, सिंपल है। अगर आपको ब्रांच का ऑडिट भी करना है, या तो मेन ऑडिटर कर दे, या फिर आप नया कोई भी बंदा ले आओ, नया ऑडिटर लेके आओ, दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर लो, लेकिन वो सीए होना चाहिए, क्वालिफाइड पर्सन मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, आपका कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सेक्रेटरी ऑडिट की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है, ठीक है। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर अगर ब्रांच है, तो हमारा जो कंपनी का ऑडिटर है वही चला जाए इंडिया के बाहर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके आए, ऑडिट करके आए, ठीक है। नहीं चाहते हो ऐसा करना, तो जिस कंट्री का, जो हमारे इंडिया में कौन होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इंडिया के बाहर फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ यूएस में एसीसीए चलता है, तो जिस कंट्री का जो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा, हमारे इंडिया में सीए है और इंडिया के बाहर जो भी ऑडिटर होता होगा, जिस नाम से ऑडिटर होता होगा, वो क्वालिफाइड पर्सन क्या करेगा, ऑडिट कर देगा। तो बोला क्या, क्वालिफाइड होना चाहिए, वो अपॉइंटेड होगा ऑडिटर एज पर लॉ ऑफ दैट कंपनी, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से जो भी ऑडिटर होता होगा, भले नाम कुछ भी हो, यहाँ सीए है, इंडिया के बाहर एसीसीए है, ठीक है, कुछ भी जो भी है, सीपीए, सॉरी एसीसीए तो कोर्स का नाम है, सीपीए बोल रहा हूँ, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट होता है, ठीक है।
यूएसए में, तो वो कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ड्यूटीज और पावर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर की जो ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं, वो सेम है कंपनी के ऑडिटर की सर। मतलब सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से लेके सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 जो कंपनी के ऑडिटर पे लगता है वही सेम ब्रांच के ऑडिटर पर लगता है, ठीक है सर, सिंपल। अब 143 सबसेक्शन 1 ऊपर दे रखा होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलो मतलब सेम है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस नॉर्मल सी चीज़ अपने को रखना है। फिर उसके बाद क्या, ब्रांच ऑडिटर अगर डिफरेंट है, मतलब मैं मेन ऑडिटर हूँ और मेरा जो ब्रांच ऑडिटर वो दूसरा है, मतलब मैं ही नहीं कर रहा हूँ उस ऑडिट को, ये डिफरेंट का मतलब क्या है, मैं मेन ऑडिटर मैं हूँ, ब्रांच का ऑडिटर है दूसरा बंदा है, ठीक है, मतलब सीए ही है वो दूसरा बंदा है, ठीक है। सेल सबमिट अ रिपोर्ट टू कंपनी का ऑडिटर, मतलब वो मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगा, ठीक है, सिंपल है। और प्रोविजंस ऑफ कौन सा सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 इस पर भी लगता है ब्रांच ऑडिटर पर सर। मतलब मैंने आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 पढ़ाया था, सबसेक्शन 12 क्या कहता है, 143 सबसेक्शन 12 क्या, सॉरी 143 12 क्या कहता है, फ्रॉड रिपोर्टिंग, फ्रॉड रिपोर्टिंग, फ्रॉड रिपोर्टिंग। 1 करोड़ या उससे ऊपर की रिपोर्ट फ्रॉड होता है तो तुम्हें रिपोर्ट करना है, ऑडिटर तुम्हें रिपोर्ट करना है, मैंने पढ़ाया हुआ है कल के लेक्चर में, भाई लोग नहीं समझ आ रहा तो पीछे जाओ फिर से एक बार देखो। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड की रिपोर्टिंग करना है, 1 करोड़ या उससे ऊपर की फ्रॉड अगर कंपनी में होता है तो तुम्हें रिपोर्ट करना है। तो सेम सेक्शन अप्लाई होता है ब्रांच ऑडिटर के ऊपर, ब्रांच के ऑडिटर ने अगर कोई भी फ्रॉड पकड़ा तो उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, सिंपल सा मैटर है, ठीक है। और दूसरी चीज, कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर भी लगता है शायद, ठीक है। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 लगता है, ओके। ये तो तुम्हारा ब्रांच से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड क्या है, सिर्फ 2 टॉपिक दे रखे हुए, ठीक है, 128 सबसेक्शन 1, 128 सबसेक्शन 2, बस इतनी सी चीज़ अपने को याद करना है ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड, बस बात खत्म। ब्रांच ऑडिट खत्म, खत्म हो गया सर, सर खत्म, ठीक है सर। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या मेरे को व्हाट्सएप करना, आपके सारे प्रॉब्लम की समस्याओं का हल मैं दूंगा, ठीक है। अपने कोर्स से रिलेटेड है ना, मैं कोई जोत सी नहीं होगी आपकी तुम्हारी लव लाइफ और इधर उधर की लाइफ के बारे में टाइम पास करें, ठीक है। अब बात करते हैं सर ज्वाइंट ऑडिट, कौन होता है ज्वाइंट ऑडिट। सर मैं रिलायंस कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी कंपनी है, तो मैंने क्या किया भाई, अपने से तो नहीं होगा, बहुत सारा काम होगा, बहुत सारी चेकिंग होगी, और मैं हर एक फील्ड का स्पेशलाइजेशन नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरा ऑडिटर से बात करूँगा, ठीक है। हम दोनों जाके अपॉइंट हो जाएंगे कि भैया मैं करूँगा आधा ऑडिट तू करना, ठीक है। तो हम दोनों जाएंगे, हम लोग अपॉइंट हो जाएंगे, तो ज्वाइंट ऑडिट से रिलेटेड बात कर दी गई है। ज्वाइंट ऑडिट का मतलब क्या, अब इन्होंने इंग्लिश में ज्ञान दे दिया, अपन ने हिंदी में समझ लिया कि भैया 2 लोग या 2 लोग से ज़्यादा एक साथ इकट्ठा ऑडिट करेंगे एक कंपनी का, उसको बोलेंगे ज्वाइंट ऑडिट, तो इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे ज्ञान दिया हुआ है। ज्वाइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय मोर देन वन ऑडिटर, बस सिंपल, इतनी सी लाइन याद रखनी है अपने को। क्या रखनी है सर, कंडक्टिंग एन ऑडिट बाय सिंगल, कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कौन कर रहा है, मोर देन वन ऑडिटर, एक ऑडिटर से ज्यादा बंदे क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, ऑडिट कर रहे हैं, सिंपल, ये चीज होगा हमारा ज्वाइंट ऑडिट, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, लार्ज कंपनीज विद डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बहुत सारे बिजनेस है, फैला हुआ बिजनेस है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। कहाँ गए थे अपन, बिजनेस ऑपरेशंस, हाँ, एक सेकंड, ऑफन रिजॉर्ट टू दिस प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग वेयर दे एम्प्लॉय मल्टीपल ऑडिटर टू कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब सिंपल सा बोला गया भैया, एक से ज़्यादा ऑडिटर को अपने को अपॉइंट करना है उसमें, ठीक है। एक ऑडिटर को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ओके। ये चल नहीं रहा है पेन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। तो अपने को याद कितना रखना है सर, इतना याद रखना है कि भैया कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बाय मोर देन वन ऑडिटर इज कॉल्ड ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट किसको बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं, बस इतनी चीज़ों को याद रखना, ओके। फिर अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, बेनिफिट ऑफ जॉइंट ऑडिट, बेनिफिट क्या है, जॉइंट ऑडिट का बेनिफिट क्या है, ठीक है। फिर पूछ सकते हैं तुमसे लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। फिर कुछ डिवीजन ऑफ वर्क, हम काम को कैसे डिवाइड करेंगे, तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। पांचवा पॉइंट इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, 6 पॉइंट बहुत ईजी है, ठीक है। तो कितनी चीजें याद करना है, 1 2 3 4 चीजें याद करना है, मीनिंग तो तुम्हें ऐसे ही याद हो गई, तो 4 चीजें याद करना है, 4 चीजें याद करना है। बेनिफिट बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बेनिफिट ऑफ जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट के बेनिफिट क्या है सर, पहली चीज है कोई भी काम अगर अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तो मेरे को क्या होगा सर, अगर मैं कोई काम मैं अकेला कर रहा हूँ तो मेरा वर्कलोड बढ़ेगा, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई बंदा हाथ बटाने आ जाए तो मेरा वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक जन काम कर रहा है तो टाइम लगेगा, 2 जन एक साथ काम कर रहे हैं तो जल्दी काम हो जाएगा, ये बीकॉम वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ है भाई, मैं किसी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, दूसरा बंदा किसी फील्ड में एक्सपर्ट है, दोनों मिलकर अच्छा खासा एक्सपर्टीज दे सकते हैं, ठीक है। और क्वालिटी, इससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, इंप्रूव करेंगे क्वालिटी, 2 लोग अगर
सेम फील्ड के बंदे, 2 बंदे अगर काम कर रहे हैं तो क्वालिटी भी अच्छी इंप्रूव होगी, ठीक है, स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, बस यही चीज़ दे रखी हुई, 4 पॉइंट आप चाहें तो 5 ही कर लेना, ठीक है। ओके, अब इसमें मैं समझा देता हूँ सर क्या क्या बोला गया है इसके अंदर। ये तो मैंने अपने नॉर्मल समझने के लिए ज्ञान दिया हुआ था, अब तुम समझो, है ना। सर क्या बोला है, सर क्या बोला है, सर क्या बोला है, बोला गया है जॉइंट ऑडिट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सिंगल ऑडिटर। अगर एक बंदा काम कर रहा होता तो भाई वर्कलोड ज़्यादा रहता, तो 2 लोग काम कर रहे हैं, रिड्यूसेस द वर्कलोड से, जॉइंट ऑडिट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सिंगल ऑडिटर, ठीक है, सिंपल है। फिर क्या दे रखा, दूसरा लाइन हाईलाइटेड, हाईलाइटेड ही पढ़ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल इवन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। टाइमली काम हो जाएगा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक बंदा काम करता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन यहाँ पे क्या टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क हो जाएगा, जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, टाइम पे काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑडिटर में शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड सॉल्व अ क्रिटिकल प्रॉब्लम इन अ प्रोसेस, ठीक है। जो ऑडिटर है अपनी एक्सपर्टीज क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरे को स्टॉक ऑडिट अच्छे से आता है, मेरे दूसरा जो सी है उसको क्या आता है, इनकम टैक्स के प्रोविजन वगैरह अच्छे से आते हैं, तो हम हमारी एक्सपर्टीज भी शेयर कर सकते हैं। मैं उसको स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज ज्ञानबाजी दूंगा, वो मुझे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग देगा, कंपनीज ऑडिट के रिगार्डिंग देगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। सिंपल से पॉइंट है, ठीक है। तीसरा हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है, आ जाओ। जॉइंट ऑडिट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट, ऑडिट वर्क, ऑडिट का वर्क क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, सिंपल पॉइंटर है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, देयर में बी हेल्थी कंपटीशन अमंग द ऑडिटर विच इंप्रूव द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ ऑडिट वर्क। हमारी इधर से याद करना, ठीक है, कि जॉइंट ऑडिट इंप्रूव्स द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ द ऑडिट वर्क की क्वालिटी और स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या दे रखा हुआ है, अंडर जॉइंट ऑडिट इट इज पॉसिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट ऑडिटर्स एट द सेम टाइम। अलग अलग ऑडिटर अपना अपना ज्ञानबाजी देंगे तो अलग अलग तरीके की नॉलेज हमको मिलेगी। तो 5 पॉइंट, सॉरी 6 के 6 याद कर लो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फटाफट याद करो, फटाफट याद करो मेरे भाई। इट जॉइंट ऑडिट, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सिंगल ऑडिटर, इट रिड्यूसेस द वर्क ऑफ सिंगल ऑडिटर। टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से लिख सकते हो बेनिफिट ऑफ जॉइंट ऑडिट के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ऑडिटर में शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड सॉल्व क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। ऑडिटर में शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड सॉल्व क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। और जॉइंट ऑडिट में इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ इंप्रूव वर्क। फिर इट ऑल्सो इंप्रूव द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ ऑडिट वर्क। अब यहाँ पे अपन ने इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क लिख दिया, अब यहाँ पे तुम क्या, यहाँ पे क्वालिटी हटा के लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, अगला पॉइंट बना के इट इंप्रूव्स द स्पीड ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है, इतना पॉइंट लिख दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वाले पॉइंट में क्या होगा, इट इज पॉसिबल टू गेट बेनिफिट ऑफ एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट ऑडिटर्स एट द सेम टाइम। बस ये चीज़ अपने को याद रखनी बेनिफिट के अंदर। ओके सर, ठीक है सर, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हुई कि नहीं हुई बताओ, फटाफट कमेंट में डालना कि हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आपको। ओके, प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में, इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर डालना कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स, ठीक है। कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी बताना, नेक्स्ट बार से हम लोग चीज़ों को इंप्रूव कर देंगे। अब आता है लिमिटेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट। 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, फिर 2 से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो सर उनकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो सर लिमिटेशंस क्या हो गया, देखो, और एस्टैब्लिश्ड ऑडिटर्स में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ओवर दी लेस एक्सपीरियंस्ड वन। मैं छोटा ऑडिटर हूँ, मेरे से बुजुर्ग व्यक्ति है, 50 साल का ऑडिटर मेरे साथ ऑडिट करने गया हुआ है, तो वो बंदा अपना ज्ञानबाजी झाड़ेगा कि मैं सुपीरियर हूँ, इस तरीके से काम करो, उस तरीके से करो। अपन उनके सामने चुप रहना पड़ेगा क्योंकि भाई वो एक्सपीरियंस है, पहले से भी ऑडिट किया हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनीज का किया हुआ है, ठीक है। तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, होगा कि नहीं। आपके सीनियर्स होते हैं हॉस्टल वगैरह में, अगर आप रहते हो तो आपके सीनियर आप पे ज्ञानबाजी देते हैं, समझ रहे हो, तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होगा ओवर लेस एक्सपीरियंस्ड वन, ठीक है, ये चीज़ होगा। और दूसरी चीज़ है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंटिटी ड्यू टू सस्टेनेबल कॉस्ट बर्डन। देखो छोटी छोटी एंटिटीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का टर्नओवर है किसी का, तो उसके लिए क्या मैं जॉइंट ऑडिट लेके आऊँ, नहीं भाई, एक ही ऑडिटर की कॉस्ट भारी पड़ती है उसको, इसलिए छोटी एंटिटीज़ के लिए हम नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन है। फिर तीसरी चीज़ है, एट टाइम लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द ऑडिटर में स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वर्क। मतलब कि क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं कि भैया कितने टाइम में अपने को 2 दिन में अगर ऑडिट कंप्लीट करना है, तो ये लोग बातचीत ही नहीं कर रहे हैं 2 दिन में, एक आराम से काम कर रहा है, एक बहुत स्पीड से काम कर रहा है, ठीक है, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है, ठीक है। और ये चीज़ भी होती है कि मैं भी एक ऑडिटर हूँ, मैं कि उससे बात करूँ, वो मेरे से बात करे, इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। देयर मे बी अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ एनी वर्क। अब क्या हो गया,
कुछ काम है, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि भाई चलो ये वो देख लेगा, आधा काम करके अपना काम, अपना थोड़ा बहुत काम करके वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो करता रहेगा, हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं है। तो अनसर्टेनिटी रहती है कि भैया लाइबिलिटी ऑफ एनी वर्क, कि लाइबिलिटी कौन कौन जिम्मेदारी लेगा पूरी वर्क की, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर पांचवा है कि एरिया ऑफ कॉमन कंसर्न में भी निग्लेक्टेड, कॉमन कंसर्न का एरिया निग्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा, पैसा क्या सर, ऑडिटर हैव टू शेयर दी फीस, ऑडिटर को फीस भी शेयर करनी पड़ती है, तो ये भी हमारा लिमिटेशन है, क्या है सर, लिमिटेशन है। तो आप चाहें तो इसमें से 5 पॉइंट याद रखें, बहुत है। लिमिटेशन ऑफ जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट का क्या लिमिटेशन है कि भैया एस्टैब्लिश्ड जो ऑडिटर में है वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पहला याद रखना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ओवर लेस एक्सपीरियंस्ड वन, ओवर लेस एक्सपीरियंस्ड वन। फिर दूसरी चीज़ है इट इज़ नॉट सिचुएबल फॉर स्मॉल एंटिटी, यहाँ पे क्या होगा, बुजुर्ग सी है, छोटा सी है, तो छोटा सी है, छोटा सी ए, छोटा सी ए से तुम ये वाला नेक्स्ट वाला पॉइंट स्टार्ट याद कर सकते हो, स्मॉल एंटिटी की, भैया छोटी एंटिटी के लिए नहीं सिचुएबल रहेगा क्योंकि कॉस्ट का प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है, कॉस्ट का बर्डन आ जाएगा। फिर तीसरी चीज़ है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बड़ा सी है छोटा सी है, तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, इसी से अपन कहानी बना सकते हैं भैया, पहले में आएगा बड़ा सी है छोटा सी है, दूसरे में छोटी एंटिटी, फिर तीसरी में आएगा कि भैया बड़ा सी है छोटे सी है, बातचीत नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, फिर चौथी बातचीत नहीं हो रही है अच्छे से, तो इनको क्या कि भैया को किसकी जिम्मेदारी है, वो बात नहीं हो पा रही है, ठीक है, कि भाई लाइबिलिटी कौन लेगा। फिर पांचवा पॉइंट ये ले लो कि भैया फीस की प्रॉब्लम आ रही है, छोटा सी बड़े सी के साथ क्यों काम कर रहा था भाई, छोटे सी को पैसा चाहिए, उसके बाद ज़्यादा काम वगैरह नहीं है, इस चक्कर में उसने क्या किया, फीस बेसिस पे शेयर करना स्टार्ट किया, ऐसे एक कहानी बना के आप याद कर सकते हो। फिर ठीक है, कुछ देखो, एक क्वेश्चन आ सकता है गाइडलाइंस ऑफ जॉइंट ऑडिट, जॉइंट ऑडिट की गाइडलाइंस क्या है, इस नाम से आ सकता है, या फिर डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में आ सकता है कि बताओ जॉइंट ऑडिट, जॉइंट जो ऑडिटर हैं उनका डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगा, वो अपने काम को कैसे डिवाइड करेंगे, या फिर दूसरी चीज़ जॉइंट ऑडिट के लिए गाइडलाइंस क्या क्या है, ठीक है, इन दो में से कुछ भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि डिवीजन ऑफ वर्क के नाम से आएगा कि बताओ जॉइंट ऑडिटर अपना वर्क को कैसे डिवाइड करेंगे, हाउ जॉइंट ऑडिटर विल डिवाइड देयर वर्क, ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बोला गया कि भैया देखो हिंदी में समझा देता हूँ यार मैं तुमको, कि हम, मैं और तुम, चलो हम दोनों कहाँ गए, अपन दोनों कहाँ गए, ऑडिट करने गए, ठीक है, तो हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि आधा काम मैं कर रहा हूँ, इस तरह ये एसेट पूरा मैं देख रहा हूँ, लाइबिलिटी तू देख, इस तरीके से हम लोग ऑडिट का काम डिसाइड कर सकते हैं, मतलब म्यूचुअल म्यूचुअल डिस्कशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कॉमन पॉइंट्स दे रखे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ा देता हूँ, वेयर जॉइंट ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड, जब जॉइंट ऑडिटर अपॉइंटेड हुए दे शुड म्यूचुअल डिस्कशन, वाई म्यूचुअल डिस्कशन, आपस में बात करके डिवाइड कर देंगे अपना वर्क, ठीक है। अब म्यूचुअल डिस्कशन से लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, डिवीजन ऑफ वर्क मे बी ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट और स्पेसिफाइड एरियाज, मतलब कुछ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के बेसिस पे भी हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट स्टॉक के हैं, तो मैंने कहा 2000 यूनिट मैं चेक कर रहा हूँ, 2000 तू चेक कर ले, इस तरीके से आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के बेसिस पर भी हो सकता है, स्पेसिफाइड एरियाज के बेसिस पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल भैया हमको 2 ब्रांचेस चेक करनी है, तो मुंबई वाली मैं कर ले रहा हूँ, दिल्ली वाली तू कर ले, या फिर तेरे पास वाले जो, जैसे अगर लैंड बिल्डिंग है, अगर अपने को फिक्स एसेट चेक करना है, तो तेरे एरिया के पास जो वाला, जो तेरे एरिया के पास स्पेसिफाइड एरिया है, मतलब लैंड वगैरह तेरे एरिया के पास है, तू चेक कर ले, मेरे एरिया के पास है, मैं उस हिसाब से अपन डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है ड्यू टू नेचर ऑफ द वर्क ऑफ द एंटिटी, ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क ऑफ द एंटिटी, या फिर ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी, कुछ डिवीजन ऑफ वर्क कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ ऐसा काम होता है हम डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञानबाजी दे दी। अगर आप नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से अपन डिवाइड करेंगे, तो उन्होंने बोला डिवीजन ऑफ वर्क किस तरीके से हो जाएगा, आप एसिड्स के बेसिस पर ले सकते हो कि भैया एसिड्स मैं कर ले रहा हूँ, लाइबिलिटीज तू कर ले, या फिर आधे एसिड्स मैं कर ले रहा हूँ, आधे एसिड्स तू कर ले, इस तरीके से कर सकते हो, या फिर लाइबिलिटीज के बेसिस पे कर सकते हो, या फिर इनकम के बेसिस पे कर सकते हो, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कर सकते हो, या फिर पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे कर सकते हो। कैसे सर, इनकम के बेसिस पे बोले कि भाई इनकम इनकम मैं चेक कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर तू कर ले, और पीरियड के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि भैया पहले 6 महीने का मैं चेक कर ले रहा हूँ, तू अगले 6 महीने का तू चेक कर ले, इस तरीके से कर सकते। कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ है, कॉमन बी कॉम के पॉइंट्स है सर, ये अपने को याद नहीं होंगे क्या, आराम से होंगे, किसी बातें कर रहे हो सर, ठीक है। ये लास्ट वाला और पॉइंट है, मैं अभी एक बार और रिवाइज कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। सर्टेन कुछ एरियाज ऑफ वर्क होते हैं ओइंग टू देयर इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसे होते हैं ओइंग टू देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है, उनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो सारे ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी, मतलब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह की रिपोर्टिंग करना है, ये सॉरी अपनी ऑडिट की रिपोर्ट की रिपोर्टिंग करना है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी, क्या बनानी, गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है, एक चीज़ ओके।
दूसरी चीज़ हमारी कंपनी ने, जो हम जिस कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं, उनने एएस कंप्लाई किया कि नहीं किया, ये सब चीज़ें देखेंगे अपन। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कॉमन एरियाज होते हैं जहाँ पे सारे ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, ये आपस में काम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो पहला पॉइंट है बाय म्यूचुअल डिस्कशन ऑडिटर में डिवाइड देयर वर्क, इतना आप लिखोगे चलेगा, बाय म्यूचुअल डिस्कशन ऑडिटर में डिवाइड देयर वर्क। एक चीज़, वेयर द डिवीजन ऑफ वर्क, सॉरी, द डिवीजन ऑफ वर्क मे बी इन टर्म्स, क्या बोला, वुड यूजुअल, हाँ, ऐसा लिख सकते हो, द डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड वाले में आप काट के भी लिख सकते हो, मे बी डिसाइडेड, या फिर डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय आइडेंटिफाइबल यूनिट और स्पेसिफाइड एरियाज के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। सर अगला पॉइंट क्या कहता है, इन सम केसेस, कुछ केस में क्या होता है, ड्यू टू नेचर ऑफ बिजनेस, कुछ नेचर ऑफ बिजनेस है भाई, हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है। जब हमारा डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं है तो इन्होंने अगले अगले पॉइंट में दे दिया कि डिवीजन ऑफ वर्क हम किस बेसिस पे करेंगे, द डिवीजन ऑफ वर्क विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा आप लिख देना, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखना है भैया, सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क गोइंग टू देयर इंपॉर्टेंस, सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क, कुछ ऐसे एरियाज ऑफ वर्क होते हैं ओइंग टू देयर इंपॉर्टेंस, जिसको हम क्या डिवाइड नहीं कर सकते, तो वुड बी कवर्ड बाय ऑल दी जॉइंट ऑडिटर, सारे जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट, जो वो सारे जॉइंट ऑडिटर कवर करेंगे। जस्ट एक सेकंड का टाइम दो, मेरा इंपॉर्टेंट एक कॉल आ रहा है। चलिए चलिए, वापस आ गया मैं, वापस आ गया। मेरे फ़ोन भी जब आते जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ लेक्चर को, ठीक है। चलो, हमारा डिवीजन ऑफ वर्क वाली चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अपने को बहुत सिंपल वे में, मतलब यही चीज मेन चीज़ें लिखना है। सिंपल सी बात है कि अगर जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं तो बाय म्यूचुअल डिस्कशन वो लोग डिवाइड करेंगे अपने वर्क को। अगर डिवीजन ऑफ वर्क मे बी द डिवीजन ऑफ वर्क मे बी डिवाइडेड किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, आइडेंटिकल यूनिट्स के बेसिस पे और स्पेसिफाइड एरियाज के बेसिस पे। कुछ एरियाज होते हैं, जहाँ पे ड्यू टू नेचर ऑफ वर्क हम अपना वर्क को डिवाइड नहीं कर पाते, तो ऑन द बेसिस ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ओके। फिर कुछ सर्टेन एरियाज ऑफ वर्क होते हैं ओइंग टू देयर इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं वो, उसको अपन डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो सारे ऑडिटर की लायबिलिटी होगी, सारे ऑडिटर क्या कवर्ड करेंगे, ठीक है। बीच में जब फोन आता था तो मेरा रिदम पूरा टूट टाट जाता है, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। चलो स्टार्ट आगे करते हैं फिर से, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो, फिर आएगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। सीधी सी बात है, पहले पॉइंट पे इन्होंने क्या बोल दिया गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग दी जॉइंट ऑडिटर, जो काम ऑडिटर ने डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये तेरा काम, ये मेरा काम, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। अगर जो काम तुमने डिवाइड किया हुआ है तो ईच ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम, जो काम तुम्हें डिवाइड किया गया उसी काम के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, बात खत्म। पहले पॉइंट में इन्होंने ज्ञानबाजी कर दी। फिर ऑन द अदर हैंड ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स आर जॉइंटली एंड सेपरेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग, मतलब क्या बोल दिया गया, दूसरे हाथ पे देखे, पहली बात पे बोला गया कि भैया जो तुम्हारा काम है तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो काम मैं रिस्पॉन्सिबल, बात खत्म। लेकिन कुछ चीज़ें बोला गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये 5 चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे जो जॉइंट ऑडिटर हैं सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये चीज़ पढ़ना है। तो अगर डिसीजन लिया गया सारे जॉइंट ऑडिटर ने इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजंस टेकन बाय ऑल दी जॉइंट ऑडिटर, अगर सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर ने क्या किया, डिसीजन लिया है कंसर्निंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, भैया कैसे होगा ऑडिट, क्या होगा, कितने टाइम में कंप्लीट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड टू बी परफॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर। मतलब देखो, मैं ऑडिटर हूँ, तुम ऑडिटर हो, हमने आपस में डिसाइड कर लिया इस तरीके से काम करना है, ये करना है, वो करना है, ज्ञानबाजी कर ली, ठीक है। उसके बाद तुमने वो काम किया, ठीक है, हमने डिसाइड हम दोनों ने किया था, लेकिन काम तुमने किया, तो ऐसे काम के लिए मैंने और तुमने डिसाइड किया था, ठीक है, कि भैया इस तरीके से करना, ये करना है, वो करना है, लेकिन काम सिर्फ तुमने किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी, क्योंकि हमने दोनों ने लिया था किसी भी चीज़ पर, ठीक है, सिंपल। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द ऑडिटर एंड कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, कुछ ऐसा काम होता है जो डिवाइड ही नहीं किया गया, तो कॉमन एरिया हो गया, कॉमन चीज़ हो गई, वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर तीसरी चीज़ क्या बोला गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ब्रॉट विच आर ब्रॉट टू बी नोटिस बाय द जॉइंट ऑडिटर, मतलब कुछ भी चीज़ देखी, फॉर एग्जांपल स्टॉक में कुछ फ्रॉड है, ठीक है, या फिर कुछ और कुछ भी बोल सकते हैं, या नई चीज़ दिख गई अपने को, ठीक है। एक ऑडिटर सभी ऑडिटर को बुला के बोला, देखो देखो वो नई चीज़ दिख गई है, नई चीज़ दिख गई है, तो दो सभी में अपने को चेकिंग करनी, ठीक है। तो अपन सभी आपस में एग्री हो गए कि भैया हाँ ठीक है, अपन इस तरीके से करेंगे, और क्या करना है, एग्री हो गए अमंग दी जॉइंट ऑडिटर, ठीक है। और एक बंदा जाके उस पर काम करता है, ठीक है, वो पहले वाला जो पॉइंट था उसी से रिलेटेड है कि भैया
डिसीजन लिया था, सारे जॉइंट ऑडिटर ने डिसीजन लिया था, काम एक कर रहा था। और सेम उसी के नीचे वाला तीसरा पॉइंट है कि एक ऑडिटर कुछ मैटर लेके आया, सभी ने डिसाइड किया और एक ऑडिटर ने काम किया हुआ है, सिंपल सा मैटर है, डिसीजन सबने लिया, एग्री सब हुए, एग्री सब हुए तो सभी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली। ठीक है, फिर से बढ़ाता हूँ तीसरा पॉइंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर which are brought to the notice of the joint auditor, in respect of matter which are brought to the notice of joint auditor by one of them। ठीक है, एक कोई ऑडिटर कुछ मैटर वगैरह लेके आया, ठीक है, ऑन विच देयर इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग द जॉइंट ऑडिटर, कुछ सारे ऑडिटर के बीचों बीच एग्रीमेंट हो गया, ये काम करना है, इस तरीके से करना, ओके, जो भी केस हो तो सबके सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या बोला गया, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं टू द एंटिटी कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेवेंट इंस्टीट्यूट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब आप एग्जामिन करोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एएस को कंप्लाई किया कि नहीं किया गया, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाई कि नहीं गई, जो भी कंप्लायंस लॉ के हिसाब से करना था किए कि नहीं किए गए, उन चीज़ों के लिए बोला गया है कि सभी ऑडिटर क्या रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, फिर लास्ट वन है, जब ये ऑडिटर अपनी ऑडिट की रिपोर्ट देंगे, ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी रिलेवेंट स्टैट्यूट को फॉलो करें, मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करें कि नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए क्या होंगे, ये ऑडिटर खुद रिस्पॉन्सिबल, सारे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोला गया, ऑडिट की रिपोर्ट, उससे पहले भी क्या बोला गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं एएस वगैरह फॉलो किए कि नहीं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई की कि नहीं, इन सब के लिए क्या सभी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया कि भैया इन सभी के बीचों बीच कुछ एग्रीमेंट हो गया था। ठीक है, और पहले वाला पॉइंट में भी यही चीज़ बोला गया कि भैया जॉइंट ऑडिटर ने क्या किया था, ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स कंसर्निंग, ठीक है, डिसीजन लिया गया। ठीक है, सभी ऑडिटर ने डिसीजन लिया गया था, भले काम एक बंदे ने किया तो सभी ऑडिटर जिम्मेदार होंगे। ठीक है, और कोई वर्क नॉट डिवाइडेड, कोई वर्क है जो नहीं डिवाइड किया गया तो वो सभी ऑडिटर जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है सर, डिपेंडेंसी ऑन अदर ऑडिटर, ये ज़्यादा किसी काम का है नहीं है, मत पढ़ो, डिपेंडेंसी ऑन अदर ऑडिटर। ठीक है, ज़्यादा किसी काम का नहीं, छोड़ सकते हो। फिर है रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो नॉर्मली क्या होता है सारे ऑडिटर एक ही अपनी जो एग्रीड रिपोर्ट होती है उस पर एग्रीड हो जाते हैं कि भैया ठीक है, अपने को रिपोर्ट में क्या क्वालिफाइड देना है, मॉडिफाइड देना है, अनमोडिफाइड देना है, जो भी चीज़ है सभी ऑडिटर एक साथ क्या एग्री हो जाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो 3 ऑडिटर्स थे, 2 ऑडिटर एग्री हो गए, ठीक है भाई अपने को क्वालिफाइड रिपोर्ट देना है, लेकिन एक नहीं हो पा रहा है या फिर किसी पॉइंट पे एक बंदा नहीं हो पा रहा है, तो सर क्या करें इस केस में, उसमें बोला गया कि भैया तू जो तीसरा बंदा है तू एक दूसरी ऑडिट रिपोर्ट दे दे, तू सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे दे, तेरे जो विचार हैं तू अपने उसमें लिख के दे दे, बात करना में। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि भैया जो मेजोरिटी बोल रहे हैं कि भैया 2 ऑडिटर बोल रहे हैं क्वालिफाइड देना तो तीसरे को भी वही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बोला गया है भैया आप अपने विचार अपनी रिपोर्ट के हिसाब से दे सकते। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ भी ज़्यादा इसमें भारी नहीं था। बोला गया नॉर्मली द जॉइंट ऑडिटर आर अराइव्ड एट एग्रीड रिपोर्ट, नॉर्मली जॉइंट ऑडिटर अराइव होते हैं अपनी एग्रीड रिपोर्ट पे, हाउएवर वेयर द ऑडिटर्स वेयर इन डिसएग्रीमेंट, अगर डिसएग्री करते हैं विद एनी मैटर, किसी भी मैटर पे अगर आप डिसएग्री करते हो तो ईच वन ऑफ देम शैल एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन थ्रू दी सेपरेट रिपोर्ट, अलग अलग रिपोर्ट से अपने ओपिनियन दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगला पॉइंट में बोला गया कि भैया जॉइंट ऑडिटर मेजोरिटी के बेसिस पर बाउंड नहीं है कि भैया मेजोरिटी जो बोल रहे हैं उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हो अगर आप डिसएग्री कर रहे हो सामने वाले की रिपोर्ट से। ठीक है, अगर आप एग्री नहीं हो रहे हो, ओके, बस इतना सा केस है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। चलिए सर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी, ये हमारे दादाजी या हमारे पिताजी क्या है सर, ऑडिट कमेटी। इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ, कितने बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, जून 23 में आया हुआ है, दिसंबर 18 में आया हुआ, 6 मार्क का आया हुआ है सर। सर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द, सॉरी एप्लीकेबिलिटी पे नहीं आया हुआ है, क्वेश्चन आया डिस्कस द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ऑडिट कमेटी, फंक्शन और पावर के ऊपर आया हुआ है, फंक्शन क्या है और पावर क्या है, इन दोनों के ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पन्ने का है, इस पे देखो आराम से 7 नंबर आ सकते हैं, अगर आपने करके गए हो और फंस गया क्वेश्चन तो 7 नंबर आराम से आएंगे। तो सर ऑडिट कमेटी क्या होती है, ठीक है सर बता दे रहा हूँ, एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं उसके बाद हम आपको आगे का ज्ञानबाजी देंगे। ठीक है सर, सर ऑडिट कमेटी किस पर लगेगी, पहली चीज़ है लिस्टेड एंटिटी अगर है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उस पर ऑडिट कमेटी उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एक है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी है, अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 10 करोड़ और मोर, उसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर है, या फिर उसका एग्रीगेट लोन बोरोइंग डिवेंचर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, क्या बोला गया इन्होंने 10 100 50, क्या लिखना है सर यहाँ पे 10 100 50, 10 100 और 50 से ज़्यादा, ये याद रखना।
ठीक है, 10 150 क्या बोला गया, पब्लिक कंपनी, अगर आपके पास पब्लिक कंपनी है, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, पिछले साल का ऑडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स हैं वो देखना है। क्या देखना है सर, 10 करोड़ या उससे ऊपर, यहाँ क्या लिखा है 10 करोड़ और मोर, ये ऐसा साइन बना के मत आना, आपको डायरेक्ट लिखना है 10 करोड़ और मोर, ठीक है। 10 करोड़ या उससे ज़्यादा आपकी क्या पेड अप शेयर कैपिटल है, और अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर चला जाता है तो तुम्हें ऑडिट कमेटी बनाना है। और किसी चीज़, अगर तुम्हारा एग्रीगेट लोन, बोरोइंग, डिवेंचर या फिर डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ पे 50 करोड़ और मोर नहीं है, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है, यहाँ पे सिर्फ ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है सर, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है सर। ओके सर, तो 50 करोड़ से ज़्यादा ये एग्रीगेटली देखना है। फॉर एग्जांपल लोन है तुम्हारा 30 करोड़ रुपए का, ठीक है, और 21 करोड़ का तुम्हारा बोरोइंग है, तो टोटल एग्रीगेट कर लेना, 30 और 21 कितना होगा, 51 करोड़, ठीक है। लोन है 10 करोड़ का, ठीक है, 10 करोड़ की बोरोइंग है, 20 करोड़ की अपनी क्या है डिवेंचर्स है, 20 करोड़ का अपना डिपॉजिट है, तो एग्रीगेट कर लेना, 10 10 20 20 कितना हुआ, 20 40 60 हो गया। तो क्या आपने को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, जी हाँ बनाना पड़ेगा। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल करते हो तो तुम्हें ऑडिट कमेटी बनाना है। 10 100 50 से ज़्यादा, 10 100 50 से ज़्यादा, 10 100 50 से ज़्यादा, ये रखो। कंपोजिशन क्या होगा ऑडिट कमेटी का, सर कंपोजिशन क्या होगा, मतलब ऑडिट कमेटी में कौन कौन होगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑडिट कमेटी में कौन होगा। ऑडिट कमेटी के अंदर 3 मेंबर्स होंगे, कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, ठीक है। कौन होंगे, 3 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजोरिटी होना चाहिए। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी नहीं पता था, जब मैं सीए बना मुझे सब समझ आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब कौन होता है, फॉर वह जैसे एक नॉर्मल होता है डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर कौन होता है, जो कंपनी चलाएगा, सिंपल है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन होता है, डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर जो मतलब कंपनी चलाएगा, सीधा सा मैटर है, डिसीजन लेगा, या इन्वेस्टमेंट करना है, ये मैन्युफैक्चर करना है, ये चीज़ चालू करना है, ये चीज़ बंद करना है, बात खत्म, ठीक है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कब आती है, जब पब्लिक का पैसा लगाओ। प्राइवेट कंपनी है तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जब पब्लिक का पैसा लगाए किसी कंपनी, ठीक है, अब उस कंपनी में क्या डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर अपना भला चाहते हैं, अपनी कंपनी आगे बढ़े, पब्लिक से उनको मतलब नहीं है, सिंपल सा मैटर है। आप किसी से, इतना सा ध्यान रखो, तुमने किसी से लोन लिया, पैसा लिया, वापस करने की इच्छा होती है, बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। ऐसा ही कंपनी के अंदर होता है, कंपनी ने किसी से पैसा लिया हुआ है, ठीक है, तो कंपनी की सेफ्टी के लिए कंपनी से 2013 ने बोला कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये कौन होते हैं, कंपनी से कोई नाता कोई रिश्ता नहीं होता, वो होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। ना कंपनी का रिलेटिव, जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी के चाचा, ताऊ, भूआ, फूफी, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इनके बच्चे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेंगे, वो बाहर का बंदा होता है, जान पहचान नहीं होती है, मतलब कोई रिलेशन नहीं होता, ब्लड रिलेशन नहीं होता, वो होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो आता है, क्या करता है वो सर, कोई ऐसा कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेता, वो आता है, इनकी मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में बैठता है, अपनी फीस लेता है, बस देखता है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो रहा, ये सब काम करके चला जाता है, ज़्यादा इसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये होता है, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझा दिया मैंने, बहुत ज़्यादा डेप्थ में लॉ की लैंग्वेज में मैं नहीं गया, अपनी अपनी भाषा में समझने के लिए बहुत है ये, ठीक है। सब क्योंकि ये सब लॉ का पार्ट है भाई, ये ऑडिट का पार्ट नहीं है, सब लॉ का पार्ट है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑडिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्ञानबाजी, ठीक है। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मेजोरिटी होना चाहिए कि भैया मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, और जिसमें से मेजोरिटी मतलब 2 डायरेक्टर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए पड़ेगा, अगर आपको ऑडिट कमेटी बना रहे हो तो फिर, ठीक है। और जो मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं वो कौन होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, उनकी कैपेसिटी, उनकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इतनी होना चाहिए कि वो एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कर सके फाइनेंशियल, मतलब जो ऑडिट जो कमेटी होगी उसमें जो मेजोरिटी मेंबर्स होंगे, वो क्या होना चाहिए, वो रीड कर सके और अंडरस्टैंड कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इतनी कैपेसिटी उनके अंदर होना चाहिए, इतने पढ़े लिखे होना चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं ऑडिट कमेटी के, कुछ ऑडिट कमेटी के फंक्शंस होते हैं, ठीक है सर। फंक्शंस में आपको समझ आ जाएगा कि साल अपन ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट है, क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक निमोनिक है, राम से ईवीएम, राम को देख के जनक नंदिनी, आगे का मैं भूल गया, ठीक है, वो भजन है, ठीक है। राम से ईवीएम, सर क्या करते हैं ऑडिट कमेटी, देखो ऑडिट कमेटी का क्या काम होता है, देखो मैं बताता हूँ, डायरेक्टर के ऊपर बैठे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। ये कौन होती है हमारी, सबसे नीचे एम्प्लॉइज आते हैं, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे मैनेजमेंट आएगा, ठीक है, उससे ऊपर जाओगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, उससे उससे ऊपर बिठा दो आप ऑडिट कमेटी, ठीक है, ऑडिट कमेटी को बिठा दो, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी सर, या फिर ऊपर बिठा दो, साइड में बिठाना है, साइड में बिठा, क्योंकि इतना बहुत
इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। इसका क्या काम होता है सर, मैं बताता हूँ। ऑडिट कमेटी क्या करेगी सर, अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है तो रिकमेंड करेगी, मतलब सिर्फ इससे पूछ लेंगे। हम पिताजी और दादाजी से क्या पूछते हैं, अगर अपने को कुछ काम करना है पूछते हैं कि पिताजी हम ऑडिटर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, नाम बता दो, किसी को बता दो, रिकमेंड करो कि किसको बनाना है। ठीक है, उसने एक्स नाम के बंदे को बोला कि भैया एक्स नाम के बंदे को आप बना सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विचार करेगा किसको बनाना है कि नहीं बनाना। ठीक है, अब मान के चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, नहीं बनाना इसको, एक्स को अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो भी है, तो रिजेक्ट कर दिया। अब तुमने रिजेक्ट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से बोलेगा किसको, ऑडिट कमेटी को, प्लीज अपनी रिकंसीडर करो रिकमेंडेशन, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम मतलब रिकमेंड कर रहे हो, फिर एक बार और रिकमेंड करो, एक बार सोचो, फिर से बोलो। तो वो रिकमेंड करके मान के चलो वाई नाम के बंदे को दे दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला नहीं हमको नहीं चाहिए, तो अब क्या किया जाएगा, देखो एक्स को तुमने रिजेक्ट किया ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो वो क्या रीजन देंगे, ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया भाड़ में जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं, रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ेगा कि हमने रिजेक्ट क्यों किया। फिर इन्होंने क्या बोला दूसरी बार, क्या इन्होंने बाय को रिकमेंड कर दिया, फिर इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिर से रिजेक्ट कर दिया, नहीं इसको नहीं चाहिए, रीजन देगा, बोर्ड रिपोर्ट में भी रीजन देगा, और इनको भी बताएगा नहीं चाहिए इस बंदे को, हम नहीं रख सकते इसको, ठीक है, ऑडिटर नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद फिर 2 बार ऐसा हो गया ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद चुन लेगा किसी कि जिसको चुनना है, जेड बंदे को चुनना है तो जेड को अपन ऑडिटर बना देंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चीज रखता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ ऑडिट कमेटी क्या करेगी, रिकमेंड करेगी। क्या करेगी सर, रिकमेंड करेगी, किस चीज़ को रिकमेंड करेगी, हाइलाइटर उठा ले अपन जरा सा। ठीक है, रिकमेंड करेगी, किस चीज़ को रिकमेंड करेगी, अपॉइंटमेंट के लिए, कि अपने को किसको अपॉइंट करना है, उसकी रिम्यूनरेशन कितना रख देना है, उसकी टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट की भैया कितने साल के लिए अपॉइंट करना है ऑफ ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ये काम करेगी। दूसरा काम क्या करेगी, अप्रूव करेगी या फिर सब्सिक्वेंट मॉडिफाई करेगी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ऐसा लिख सकते हो, मॉडिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आरटीपी यही लिख दो। ठीक है, तो अब पूरी लाइन नहीं पढ़ना अपने को, क्या अप्रूवल एंड सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी से कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को लोन दिया, डायरेक्टर से लोन लिया, कुछ भी किया, डायरेक्टर को फर्नीचर बेच दिया फ्री में, डायरेक्टर को गाड़ी दी, ये रिलेटेड पार्टी की कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अप्रूव करना है उनको, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फिर मॉनिटर करना एंड यूज ऑफ फंड रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर, इसका निमोनिक भी है, मैं तुम्हें समझा दूंगा, अभी पर अपन रीड कर रहे हैं। मॉनिटर करेगा, चेक करेगा ऊपर से बैठ के, दूर से बैठ के, कि जो तुमने पब्लिक से पैसा लिया, आईपीओ, पब्लिक ऑफर जो होता है, आईपीओ एफपीओ, ठीक है, पब्लिक से जो पैसा लिया उसको, एंड यूज ऑफ फंड, जो पैसा लिया उसका तुम यूज क्या यूज कर रहे हो वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, स्क्रूटनी करेगा इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट को, स्क्रूटनी करेगा इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और इन्वेस्टमेंट को देख, चेक करेगा गलत जगह पैसा तो नहीं उपयोग कर रहा है, फ्रॉड के काम तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें चेक करेगा। सिंपल सा मैटर है। ठीक है सर, ओके। उसके बाद एग्जामिन करेगा ऑडिटर की रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, एग्जामिन करेगा, हमारा इवैल्यूएशन करेगा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, रिव्यू करेगा, मॉनिटर, रिव्यू एंड मॉनिटर करेगा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि ऑडिटर को रिकमेंड किया था ऑडिट कमेटी ने, तो रिव्यू करेगा और मॉनिटर करेगा ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसकी परफॉर्मेंस वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें कौन करेगा, हमारा ऑडिट कमेटी करेगा। इसके निमोनिक से मैं याद करा दे रहा हूँ, प्लस एक और चीज़ें इससे याद कराऊंगा। ठीक है, तो अपन आगे और देख लें, कॉस्ट ऑडिट बचा हुआ है, इसके बाद हमारा चैप्टर, के बाद हमारा चैप्टर सेक्रेटरियल ऑडिट भी बचा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ बची हुई है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, अपन निपटा देंगे के अंदर में। ठीक है सर, राम से ईवीएम, आर से हमारा होगा रिकमेंड करना, किस चीज़ को रिकमेंड करना, अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, टर्म्स, किस चीज़ की, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, आर, ए से होगा हमारा अप्रूवल करना, ये सेकंड पॉइंट, ए से अप्रूव करना, मॉडिफाई करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एम से होगा मॉनिटर करना, किस चीज़ को मॉनिटर करना है, एंड यूज ऑफ फंड रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर, एंड यूज ऑफ फंड रेज्ड थ्रू पब्लिक ऑफर। ठीक है, एम राम से, एस से हो जाएगा हमारा स्क्रूटनी करना है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ई से हो जाएगा हमारा एग्जामिन करना है हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर की रिपोर्ट। ठीक है, फिर ई से क्या होगा, वैल्यूएशन करना है अपने को, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इतना रख लो, ये काटना है काट दो। ठीक है, फिर क्या जाएगा अपने को, ई वी, ईवीएम मशीन समझ रहे हैं, ईवीएम जो हमारे वोटिंग होती है, ईवीएम मशीन में वोटिंग होती है। ठीक है, वी से क्या होगा हमारा, वैल्यूएशन करना एसेट्स का। ठीक है, एम से होगा हमारा क्या, फिर से मॉनिटर करना हमको क्या, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, अब इससे याद हो तो ठीक है, दूसरी तरीके से बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ हम ऑडिटर से रिलेटेड बात करेंगे। आप आपने क्या किया, रिकमेंड किया क्या, अपॉइंटमेंट के लिए, रिम्यूनरेशन के लिए। ठीक है, एक काम किया। फिर दूसरी चीज़ ऑडिटर की क्या करेंगे अपन, ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करेंगे। क्या करेंगे सर, तुमने अपॉइंटमेंट बोला है ना, अपॉइंटमेंट तुमने बताया, रिकमेंड किया कि इसको अपॉइंट करो, अब इसका काम भी तो देखो, इसकी रिपोर्ट भी देखो। ठीक है, इसकी रिपोर्ट देखेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पहली चीज़, पहले अपॉइंटमेंट देखा आपने, फिर अपन ने क्या देखा, ऑडिटर की रिपोर्ट देखी। ठीक है,
तीसरा ऑडिटर से रिलेटेड क्या था, ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी देखो, ऑडिटर की परफॉर्मेंस देखो। तो ऑडिटर से रिलेटेड तुम्हें 3 पॉइंट यहाँ पे दिख गए, 3 पॉइंट तुम ऑडिटर से रिलेटेड लिख देना, अपॉइंट करना, उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट देखना और उसकी इंडिपेंडेंसी देखना, परफॉर्मेंस देखना, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हो। एक चीज़ हो गई। अब ऑडिटर की रिपोर्ट देख रहे हो तो इसके साथ साथ तुम क्या लिख लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक कर लेना। तो ये वाला पॉइंट भी तुम्हारा कवर हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या करना है अपने को, एग्जामिन करना है। देखो अगर आप एग्जामिन लिखो, इवेल्यूशन लिखो, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इवेल्यूशन लिख दो दोनों जगह, एग्जामिनेशन लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑडिटर की रिपोर्ट देख रहे हो, साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, ठीक है। एसेट भी देखो, लाइबिलिटी भी देखो। क्या निमोनिक, अच्छा तीसरा निमोनिक तो अपन ने यही बना दिया, ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। फिर 1 2 3 ऑडिटर से रिलेटेड, चौथा एसेट से रिलेटेड होगा, पांचवा अपना लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा। एसेट से रिलेटेड क्या है सर, सर पहले मिटा दूं फिर तुम्हें दिखाता हूँ। चलो ये भी मिटा देता हूँ ना, ये मैंने कुछ और निमोनिक बनाया हुआ था वो मैंने हटा दिया, ठीक है। सर हमारा ये हो गया, ये वाला हो गया, और ये वाला पॉइंट होगा। अब एसेट से रिलेटेड क्या करना है, वैल्यूएशन करना है अपने को एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, इतना लिख दो। वैल्यूएशन करना है किस चीज़ का, एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो एसेट्स है उसको वैल्यूएशन करो। कंपनी बैलेंस शीट में कुछ और दिखा रही है, लैंड 1 करोड़ की दिखा रही है लेकिन एक्चुअल में तुम्हारी 50 लाख की है, ठीक है, क्योंकि अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है बैलेंस शीट को, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कर रही है, वैल्यूएशन ऑफ एसेट। फिर मैंने बोला लाइबिलिटी से रिलेटेड, लाइबिलिटी से क्या करेंगे, लोन, लोन और इन्वेस्टमेंट कुछ है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लोन याद रख लो अपने को, लाइबिलिटी क्या है, लोन है, ठीक है। तो स्क्रूटनी करना है अपने को इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। ये हमारे कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। एक और 6 पॉइंट रख दो, आरटीपी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अप्रूवल करना है और मॉडिफिकेशन करना कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देखो, मॉनिटर करना एंड यूजर फंड। तो ये भी लाइबिलिटी हुई मेरे भाई लोग। अगर तुमने किसी से पैसा लिया हुआ है, मतलब क्या लिया हुआ है, आईपीओ से पैसा उठाया हुआ है, शेयर्स वगैरह दिए होंगे, सिक्योरिटीज दी होंगी, तो ये क्या हो, लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी से रिलेटेड कितने पॉइंट हो गए, 2 हो गए। लाइबिलिटी से रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए। ये क्या हो गया हमारा, ऑडिटर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, और एसेट से रिलेटेड ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा हो गया, 5 6 पॉइंट हो गया। फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी हमें याद हो गया, ठीक है। पावर ऑफ ऑडिट कमेटी सिर्फ रीड करना है, इसके मोटे मोटे पॉइंट्स जो हमारे हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको याद करना, अंदर का मत करना। कमेटी में आस्क फॉर ऑडिटर्स कमेंट, देखो कमेटी में आस्क फॉर ऑडिटर्स कमेंट मतलब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ना कुछ कमेंट डालेगा, क्वालिफिकेशन दे रहा है, अनक्वालिफाइड, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला लिख रहा है, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिटर के कमेंट को क्या कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, कि पूछ सकते हैं कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ है बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिट कमेटी। इसमें क्या हो गया, देखो बोर्ड की क्या, ये वही चीज़ लिखा हुआ है कि भैया ऑडिट कमेटी की कोई भी रिकमेंडेशन है ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, अगर रिकमेंडेशन दिया, बोर्ड ने नहीं मानी बात को, तो बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया रिकमेंडेशन, तो बोर्ड डिस्क्लोज करेगा अपनी रिपोर्ट में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर है विस्टल ब्लोइंग पॉलिसी। विस्टल ब्लोइंग पॉलिसी क्या होती है सर, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में एग्जांपल देता हूँ कि जैसे तुम्हारे टीचर है, टीचर ने तुमको बहुत पीटा, बहुत बहुत डराता है टीचर, और सारे टीचर एक से हैं, तुम एक टीचर से कंप्लेंट करोगे उसकी, तो वो भी ऐसे ही सारे टीचर्स मारते पीटते हैं तुमको, ठीक है। तुम अब क्या करोगे, घबरा गए, तो उसके ऊपर होता तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम गए प्रिंसिपल के पास, चुपचाप टीचर्स की कंप्लेंट कराए, ठीक है। और प्रिंसिपल भी कैसा होगा, वो किसी को नहीं बताएगा कि किसने कंप्लेंट की, क्या किया क्या नहीं किया, सिंपल सा मैटर, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे विस्टल ब्लोइंग पॉलिसी होती है। फिर विस्टल ब्लोइंग पॉलिसी क्या होता है सर, इसमें क्या होता है, ऑडिट कमेटी के पास तुम चुपचाप चले जाओ, कि डायरेक्टर जा सकता है, एम्प्लॉय जा सकता है, कौन जा सकता है, डायरेक्टर जा सकता है, एम्प्लॉय जा सकता है, कि उसको कुछ लग रहा है भाई, कुछ गड़बड़ घोटाला है, कोई तुम्हारे साथ अनड्यू प्रेशर डाल रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है। तुम फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को दिख गया यार कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, तो इनसे मत कहो, डायरेक्टर से मत बोलो, या फिर दूसरे एम्प्लॉय से मत बोलो, नहीं तो तुम्हें मार मूर देंगे, कुछ भी कर देंगे यार, तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे, है ना। उनको बीवी बच्चे भी पालने हैं हमारे, उनके एम्प्लॉयज़ को, हमारे नहीं, एम्प्लॉय को अपने बीवी बच्चे पालने हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्या करेगा, डायरेक्ट चुपचाप जाएगा ऑडिट कमेटी के पास जाएगा, उसको सारी चीज़ें बता देगा, और विस्टल ब्लोइंग पॉलिसी है, ठीक है। फिर लास्ट वन में बोला गया सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, जैसे एम्प्लॉय गया ना, कहाँ गया, या फिर डायरेक्टर के साथ कुछ हो गया तो चला गया, किसके पास चला गया, बोर्ड ऑफ सॉरी ऑडिट कमेटी के पास चला गया। तो सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, तो इसको पूरा क्या सेफ गार्ड देंगे कि इसने जो कंप्लेंट किया है वो किसी को नहीं बताना, इसको कंपनी से नहीं निकालना, इसके लिए प्रोटेक्शन देना, ठीक है, सारे काम करना है। कौन करेगा, ये ऑडिट कमेटी करेगी। ये पावर्स थे 4 अपने को, पांचों के पांच हाईलाइट ऊपर ऊपर के पॉइंट पढ़ो कि कमेटी आस्क कर सकती है हमारे को ऑडिटर से कमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। बोर्ड की रिपोर्ट और ऑडिट कमेटी के बारे में ये पॉइंट लिख देना कि बोर्ड ने अगर नहीं एक्सेप्ट की रिकमेंडेशन तो डिस्क्लोज करेगा, बस इतना पॉइंट लिखो। विस्टल ब्लोइंग पॉलिसी एंड सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन, बस इतना पॉइंट याद रखो, काम खत्म, चैप्टर हमारा डन सर, ठीक है सर।
चैप्टर हमारा डन हो चुका है सर, चैप्टर डन हो चुका है, चैप्टर डन डन डन, ठीक है, चैप्टर हमारा डन हो चुका है, ठीक है। अब मैं चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट ऑडिट, बहुत फेमस तुम्हारा चैप्टर है भाई, ये तो सीएमए वालों का दिल है, ये सीएमए वालों की ज़िंदगी है। सर कॉस्ट ऑडिट की बात कर दी गई, ठीक है सर, कॉस्ट ऑडिट की बात कर दी गई। याद रखना कभी भी एक सेक्शन तो याद करो यार, 148 सेक्शन, क्योंकि तुम्हारा सेक्शन है यार, तुम कॉस्ट ऑडिटर बनने जा रहे हो, तुम्हारा सेक्शन है यार, तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। सर कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, पहला क्वेश्चन। सर कॉस्ट ऑडिट वही चीज़ है भाई, इंडिपेंडेंटली आपको एग्जामिन करना है, किस चीज़ को करना है, कॉस्ट को करना है और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को करना है, किस चीज़ से रिलेटेड, प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। वो ये सीए वाली चीज़ लिखी हुई है, तीनों चीज़ मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट की पहली डेफिनेशन पहले लेक्चर में बताई थी, उससे रिलेटेड ये तीनों पॉइंट यहाँ पे भी चेप दिए गए हैं, ठीक है सर। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, सिंपल सा मैटर है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, सबको पता है भैया, जो आप कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हो, कॉस्ट से रिलेटेड जो भी होता है, किस फर्म में, आप किस फर्म में, प्रोडक्शन फर्म होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म होती है, या फिर अभी मैं नीचे पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, तो उसमें क्या भैया कॉस्ट कॉस्ट ऑडिट करना होता है, सिंपल सा मैटर है। तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है, किस चीज़ का, कॉस्ट का होता है, एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट और ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंटिटी, एक प्रोडक्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला, क्या वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, एंटिटी प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई है या फिर ट्रस्ट है, मंदिर है, वो भी है, ठीक है। अगर उनकी लिमिट नीचे दे रखी है, वो ऊपर जाते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही हो, नहीं कमाती हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उनको क्या कॉस्ट ऑडिट कराना है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, साइज नहीं देखेंगे, लीगल फॉर्म नहीं देखेंगे, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ट्रू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है, सिंपल सा मैटर है, ये तुमने पहले उसमें भी पढ़ा था। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या, बीकॉम वाले पॉइंट लिखे हुए हैं भैया, कि भैया इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेट डाटा ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर ऑथेंटिकेट डाटा देगा। एक मैनेजमेंट कॉस्ट निकालेगा का भैया एक पार्ले जी का पैकेट हमको 4 रुपये का पड़ रहा है, उनने निकाला और तुमने भी निकाला, तुमने निकाला कि भैया ये 3 का पड़ रहा है, ठीक है, तुम कौन हो, आउटसाइडर हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तो तुम्हारी बात हम मानेंगे, क्यों मानेंगे भाई, तुम बाहर के बंदे हो, तुमने सही तरीके से काम किया होगा और तुम एक प्रोफेशनल हो, तुम एक ज्ञान वाले इंसान हो, पढ़े लिखे इंसान हो, ठीक है। तो क्या बोला गया, ऑथेंटिकेट डाटा ऑन कॉस्ट, इट प्रोवाइड ऑथेंटिकेट डाटा ऑन कॉस्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट है कि भैया ऑथेंटिकेट डाटा अपने को प्रोवाइड किया जाएगा, एंड हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन ऑन प्राइसिंग पॉलिसी, हमको क्या प्राइसिंग की पॉलिसी रखना है, हमको प्रोडक्ट का क्या मिक्स रखना है। अगर तुमने कॉस्ट बता दी कि 3 रुपये आ रही है, तो तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, हम प्राइसिंग का डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्ट का मिक्स कौन सा होना चाहिए, ठीक है भैया, ए कंपोनेंट है और एक बी कंपोनेंट है, तो ए की कॉस्ट कितनी लग रही है, 2 रुपये लग रही है, बी की कॉस्ट कितनी लग रही है, 1 रुपये लग रही है, मतलब 3 रुपये का हमारा पार्ले जी का पैकेट में बन रहा है, बिस्किट का पैकेट 3 रुपये का बन रहा है, ठीक है। तो ए जो है तुमने 2 रुपये कॉस्ट बताई उसकी, भैया 2 रुपये में बनेगा, ठीक है। तो और मैनेजमेंट बोल रहा है भैया वो 3 रुपये का पड़ेगा अपने को, एक ये जो है, ये जो कंपोनेंट है, तो भैया तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे एक चीज़। फिर दूसरी चीज़ ये देखेंगे भैया प्रोडक्ट का जो मिक्स कर रहे हैं, एक ही क्वांटिटी कम कर दो क्योंकि वो महंगा है, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट का जो मिक्स है वो भी अपने को चेक करना होगा कि भैया प्रोडक्ट मिक्स में डिसीजन लेने में काम आएगा, सिंपल सा मैटर है यार, ठीक है। आउटसोर्सिंग तो नहीं करना है, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या भैया, हम पार्ले जी 4 में बना रहे हैं, अगर अपन हमारे किसी दूसरे बाहर से बनवाए वो 3 में बना के दे रहा है, सिंपल सा मैटर है, तो हम 3 में बाहर से बनवा लेंगे, हम क्यों, तो अपनी कॉस्ट लगाएं। फिर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट, डिसकंटिन्यू का मतलब है भैया 5 रुपये का हम पार्ले जी बना रहे हैं, मार्केट में 5 में ही बिक रहा है, तो मार्केट में अपने को सस्टेन करना है कि नहीं करना, या फिर अपने को 5 में बना रहे हैं 4 में बिक रहा है, तो बेचना है कि नहीं बेचना है, तो अपन डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। वो सब चीज़ें डिसाइड करने में क्या हेल्प करेगा, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, सिंपल है। पहली चीज़ है ऑथेंटिकेट डाटा देना, वो ज्ञानबाजी दे रखी फालतू की चीज़। दूसरी चीज़ है भाई, इट हेल्प इन इंप्रूविंग दी प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट बोल रहा है 4 का बनाऊंगा, 4 की कॉस्ट आ रही है, तुम बोल रहे हो 3 का है, तो तुम्हारे को क्या बोला जाएगा भैया, तुम्हारी बात मानी जाएगी कि 3 का बन रहा है, प्लीज़ मैनेजमेंट रिकंसिडर करो, कॉस्ट कटिंग करो, कॉस्ट कटिंग करो, कॉस्ट कटिंग करो, कॉस्ट कटिंग करो, वो चीज़ चली जाएगी। और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाओ, क्वालिटी अच्छी करो, क्वालिटी तुमने बोला भाई क्वालिटी अच्छी करो, अच्छी क्वालिटी भी बन सकती है, तो वो क्वालिटी पे इंप्रूव करेंगे, ठीक है। और इट हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का, सिंपल सा है, ठीक है। ऑडिटेड कॉस्ट डाटा में भी बेसिस बनता है फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि भैया 3 रुपये का बनता है और मैनेजमेंट 4 का बना रहा है, तो ये तुम्हारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, इस पर लेके आना पड़ेगा। मैनेजमेंट 4 से धीरे धीरे 3.5 लाएगा, 3.5 से 3 पे लाएगा, वो ज्ञान वाली बात है, ठीक है। और 5वां वाला क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफन डिसाइड करेगा
ऑन एक्सटेंडिंग और एबोलिशिंग टैरिफ प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन ऑडिटेड कॉस्ट डाटा ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल भैया पार्ले जी का पैकेट हम 4 रुपये का बनाते हैं और चाइना से भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है, 3 रुपये का आ रहा है। सर चाइना से 3 का कैसे पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो 1 रुपये एक्स्ट्रा फ्री में दे देती भैया कि इंडिया में प्रोडक्ट बेचो, इंडिया को खाओ, इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर 3 रुपये में आ रहा है और इंडियन मार्केट में 4 रुपये में वो बन रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी समझदार है, तो वो क्या लगा दे कि 1 रुपये का टैरिफ लगा दे कि बेटा ले 4 का इंडिया में बन रहा है और तू 4 में ही इंडिया में लेके आ, तू 4 में ही मार्केट में बेच। ठीक है, तो टैरिफ लगाया जाता। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि इंडिया में पार्ले जी का पैकेट 4 रुपये में बन रहा है? तुम ऑडिट करके दोगे, तुम लिख के दोगे, तुम अपनी रिपोर्ट पर साइन करके दोगे कि भैया इंडिया में 4 रुपये का बन रहा है। ठीक है, मतलब वो एक इंडस्ट्री वाइज देखते हैं कि भैया पार्ले जी का पैकेट और जो भी बिस्किट्स के पैकेट होते हैं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दे दो आप। तो कॉस्ट है हर हर की सारे की 4 4 4.5 इतना कुछ आ रहा है, तो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि भैया गवर्नमेंट को टैरिफ बढ़ाना है कि नहीं, टैरिफ प्रोटेक्शन लगाना है कि नहीं। टैरिफ प्रोटेक्शन का मतलब एक ऐसा टैक्स होता है बाहर की कंपनीज पर लगाते हैं जो इंडिया में सामान बेच रही है, अगर वो सस्ते में लेके आ रही है तो उतना आप टैरिफ लगा के इंडियन मार्केट की रेट पे आप बेचो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट हो गया। ओके सर, चलिए चलिए चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो। थोड़ा सा अगर आप बोर हो रहे हो ना तो ठीक है, देखो लाइफ बोरिंग ही होती है, कोई इतना एक्साइटमेंट अपने को 24 घंटे हर व्यक्ति हर चीज़ एक्साइटमेंट मिले ऐसा कभी नहीं है, और मुजरा करके दिखा दूं ऐसा भी नहीं हो सकता है ना। ये चीज़ है तो मुझे पढ़ाना है कि भाई तुम्हारी क्लास में टीचर आ गया डांसबाजी कर रहा है, ज्ञानबाजी कर रहा है, डांसबाजी, ठीक है, मुजरा करके दिखाऊं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए कर रहा हूँ। 20 घंटे में ऑडिट का कोर्स कंप्लीट करना इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं सारी चीज़ें तुम्हें करके दे रहा हूँ। सर्च करना तुम कहीं भी कि भाई एक नॉर्मल बैच या फिर क्रैश बैच 20 घंटे में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 148, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे सेक्शन है यार, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आया हुआ है भैया। डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, दिसंबर 19 में आया। दो चीज़ है मालिक, एक कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना, कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट रखना, दूसरी चीज़ है कॉस्ट का ऑडिट करना। तो मैं अभी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। ये सर सेक्शन 148 सब सेक्शन 1 में बोला है क्या? क्या बोला? कौन सी कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, कौन सी कंपनी को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। ध्यान रखना इस चीज़ को। कोई भी पूछे भैया कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, तुम मतलब नॉर्मली मार्केट में जाते होगे, तुम बोलते हो कि मैं सीएमए कर रहा हूँ। सीएमए का मतलब क्या? अब तुम खुद ही नहीं बता पाओगे कि कॉस्ट ऑडिटर होता है, कॉस्ट ऑडिटर का मतलब क्या। तो अब ये लाइन याद रख लेना, कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं। सर कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे बनते हैं, क्या होता है कॉस्ट रिकॉर्ड? पहला सवाल पूछेगा कॉस्ट ऑडिटर कौन होता है, तो हम बोलेंगे जो कॉस्ट रिकॉर्ड बनते हैं ना उनका हम ऑडिट करते हैं। तो आदमी पूछेगा कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होता है, तो तुम्हें बताना है, ये लाइन याद रखना कि कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड जो होता है मेंटेन किया जाता है, कौन सी कंपनी प्रोडक्शन में है जो कंपनी, और प्रिस्क्राइब्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उसमें है, उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। क्या सर? क्या सर? प्रोडक्शन में है जो एंटिटी उसको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, उन्हीं का हम ऑडिट करते हैं, उन्हीं का हम चेकिंग करते हैं, बात खत्म। ठीक है, अब उसके बाद रूल 3 याद मत करो, अंदर का पॉइंट याद करो कि भैया कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी मतलब बाहर की कंपनी है, इंडिया में आकर काम कर रही है, वो रजिस्टर्ड होती है एज अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का मतलब ही नहीं कि भैया बाहर कंपनी काम कर रही है, उसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे। बाहर की कंपनी इंडिया में आकर काम कर रही है उसको मैं बोलूँगा फॉरेन कंपनी, सिंपल। ठीक है, अगर कंपनी है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एंगेज्ड है किस चीज़ में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर क्या? सर फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ। कोई भी कंपनी है, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, इंडिया की कंपनी है चाहे इंडिया के बाहर की कंपनी, इंडिया में आके काम कर रही है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोडक्शन कर रही है या फिर सर्विसेज दे रही है, कौन सी सर्विसेज दे रही है, कौन सा प्रोडक्शन कर रही है, टेबल ए और टेबल बी में बता दिया। सर टेबल ए में और टेबल बी में बता दिया। सर टेबल ए टेबल बी क्या है, ये दे रखी हुई है टेबल ए और टेबल बी। सर टेबल ए में बोला गया है रेगुलेटेड सेक्टर है, टेबल ए में बोला रेगुलेटेड सेक्टर है, टेबल बी में बोला नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है। ठीक है, टेबल ए में रेगुलेटेड सेक्टर कौन सा, टेली कम्युनिकेशन, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा पेट्रोलियम, शुगर, ठीक है, ड्रग्स एंड फार्मा, और फिर फर्टिलाइजर और एक्सेट्रा, बहुत सारी लिस्ट है। 3 4 पॉइंट याद रखो, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, इतना याद रखो।
TEPR, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, शुगर, TEPR रेगुलेटेड सेक्टर है, इनको क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है। फिर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, आयरन, स्टील, रबर, सीमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत है, आयरन, स्टील, रबर इतना रखो, बहुत है। टेबल ए और टेबल बी वाले जो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, अगर ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो और इनका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा, मोर देन 35 करोड़ लिखा है, 35 करोड़ से ज़्यादा इनका टर्नओवर है इमीडिएटली ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब सर पिछले साल अगर टेबल ए या फिर टेबल बी में अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है या फिर सर्विस दे रहा है, उसका टर्नओवर पिछले साल 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, 35 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बात खत्म। कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मेंटेन करना है, टेबल ए टेबल बी में लिखा है, रेगुलेटेड सेक्टर है, अनरेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, अगर वह प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सर्विसेज देते हैं, 35 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, कितना सर, 35 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पिछले साल का है, उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। हिंदी में लाइन याद कर लो भाई, इंग्लिश में नहीं हो रही, हिंदी में कर लो, ठीक है। हाँ, और कोई भी कंपनी अगर कॉस्ट रिकॉर्ड बनाती है तो उनको फॉर्म CRA1 में मेंटेन करना है। अगर कोई भी कंपनी मेंटेन कर रही कॉस्ट रिकॉर्ड तो इन फॉर्म CRA1 ये फॉर्म याद रखना है, MCQ के लिए CRA1 में इसको रखना होगा, ठीक है सर। अब कॉस्ट रिकॉर्ड की बात खत्म करते हैं, अब मैं बात करूंगा कॉस्ट ऑडिट। व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट? ये सर कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, जो तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया अब उनकी चेकिंग करना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द रिलेवेंट प्रोविजंस, ठीक है। अब सेक्शन 148 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन भले मत याद रखो, सेक्शन 148 याद रखना बस, सेक्शन 148 याद रखना है बस। क्या बोला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑडिट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय डायरेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भैया कॉस्ट ऑडिट करा लो, किसको कराना है कॉस्ट ऑडिट, तो उन्होंने ज्ञानबाजी दे दी, यहाँ से आप इसको भी छोड़ दो, नहीं पढ़ना है इसको मत पढ़ो, कॉस्ट ऑडिट किसको करना है वो चीज़ रखो। अगर आप रेगुलेटेड सेक्टर में हैं तो बोला गया अगर आपका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, एंड लिखा है यहाँ पे, मोर देन टर्नओवर अगर आपका मोर देन 50 करोड़ से ज़्यादा है, और एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज मोर देन 25 करोड़, क्या बोला गया 50-25, मतलब अगर तुम रेगुलेटेड सेक्टर में हो, तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा का काम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 35 करोड़ से ज़्यादा था, यहाँ पे क्या था सर, ज़्यादा था, कॉस्ट ऑडिट में ज़्यादा वाले आएंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर ज़्यादा वाले आएंगे, ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड ज़्यादा वाले आएंगे, सिंपल। अगर तुम रेगुलेटेड सेक्टर में हो, तुम्हारा टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, एंड इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है 25 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर इंडिविजुअल सर्विस है उसका जो टर्नओवर है 25 करोड़ से ज़्यादा, इंडिविजुअल मतलब एक सर्विस, मान के चलो तुम मोबाइल भी बेचते हो, ठीक है, और माउस भी बेचते हो, लैपटॉप भी बेचते हो, तीन चीज़ें मतलब बना के बेचते हो, प्रोडक्शन करके तुम बेच रहे हो, ठीक है। अब तुमसे बोला टोटल जो टर्नओवर है 50 करोड़ से ऊपर है, मतलब लैपटॉप और मोबाइल और ये क्या बोलते हैं माउस का 50 करोड़ से ज़्यादा है, एंड इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल मतलब लैपटॉप का 25 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, या फिर मोबाइल का होना चाहिए, या फिर इस माउस का होना चाहिए, इनमें से किसी का भी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड सॉरी कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है। ये रेगुलेटेड सेक्टर है। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में बोला गया अगर तुम्हारा टर्नओवर मोर देन 100 करोड़ है, एंड इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट का जो टर्नओवर है 35 करोड़ से ऊपर है, 35 करोड़ से ऊपर है, तो तुमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। 50-25 100 और 35, 50-25 100 35, इस तरीके से याद रखो, ये माला रख लो, ऐसे तुम जपा करो, 50-25 135, 50-25 135, 50-25 135, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके। अब रिक्वायरमेंट और चीज़ क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑडिट सेल नॉट अप्लाई टू, मतलब कॉस्ट ऑडिट किसको नहीं कराना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन। ये लिमिट है, ये लिमिट भी क्रॉस कर गई, लेकिन किसको कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना, यहाँ बोला गया जिसका रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड 75%, 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। क्या बोला गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, ठीक है भाई, मैं मोबाइल बनाता हूँ, मैं रेगुलेटेड सेक्टर में आ रहा हूँ या फिर अनरेगुलेटेड में आ रहा हूँ, कुछ भी आ रहा हूँ, मैं कुछ भी सर्विस दे रहा हूँ, प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने सारी ऊपर जो मेरे को कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना था मैंने बनाया, कॉस्ट ऑडिट भी कराना था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, जो मेरा मोबाइल है मैं इसको क्या करता हूँ, प्रोडक्शन करके बेच रहा हूँ, अगर इसको मैंने एक्सपोर्ट करता हूँ, क्या करता हूँ सर, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर मैंने एक्सपोर्ट किया और मेरे को डॉलर मिल रहा है, मतलब इंडियन करेंसी नहीं मिल रही, फॉरेन रुपीज़, फॉरेन करेंसी आ रही है मेरे पास, रुपीज़ नहीं आ रहा है, मैंने एक्सपोर्ट किया और वहाँ से मेरे पास फॉरेन में पैसा आ रहा है, रुपीज़ नहीं आ रहा है, डॉलर आ रहा है, या फिर कुछ भी जापानी से येन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, इंडियन रुपीज़ नहीं आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आ रहा है, 75% से ज़्यादा हो रहा है, मेरा जो टर्नओवर है, मेरा जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, मेरा टोटल रेवेन्यू 1 करोड़ का है, जिसमें से मैं 75% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरा जो टोटल रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, एक्सपोर्ट करने से आ रहा है 75% से ज़्यादा, तो मुझे कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना, ठीक है। या फिर कोई भी कंपनी जो कहाँ पे है, ऑपरेटिंग इन SEZ, SEZ का मतलब है
स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के अंदर बने जाते हैं जो एक्सपोर्ट ही करते हैं, मतलब एक एरिया बना दिया जाता है, ये SEZ है पूरा ये एरिया, यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री हैं सब एक्सपोर्ट करती हैं। अगर आप ऑपरेटिंग SEZ में आप ऑपरेट करते हो तो तुम्हें कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं करना, कॉस्ट ऑडिट नहीं करना, सॉरी मैं बार बार रिकॉर्ड पे पहुंच रहा हूँ, कॉस्ट ऑडिट नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी एंटिटी एंगेज इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, अगर कोई भी एंटिटी है जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो इनको कॉस्ट ऑडिट ही कराना है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद और अपन यहाँ तक और पढ़ते हैं, उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड, सॉरी कॉस्ट ऑडिट जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वाला पोर्शन हम नेक्स्ट में करेंगे, और सेक्रेटरियल ऑडिट भी हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी ड्यूरेशन बढ़ रही है, ठीक है, 1 घंटे से ऊपर हो गया हमारा लेक्चर। चलो आ जाओ, लास्ट छोटा सा और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, कॉस्ट ऑडिटर के बारे में कुछ चीज़ बता दी गई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, तुम CMA वाले लोग ही क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे दे रखा हुआ है, अगर जो ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, सेक्शन 139 ऊपर पढ़ाया था मैंने, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब मेरी बात कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, वो और कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते, सिंपल क्लियरली लिखा हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट दे रखा हुआ है, एलिजिबिलिटी किस तरीके से अपॉइंट होगा सेक्शन 141 में, कि भैया तुम्हारे पास CMA होना चाहिए, तुम्हारे पास COP होना चाहिए, वो वाली सारी चीज़ें हैं, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में वो भी कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 141 के हिसाब से है, तुमको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, सेक्शन 141 एक बार उठा के चेक कर लेना, ठीक है, ओके। फिर प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने का क्या प्रोसीजर होगा। देखो कॉस्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो सबसे पहली चीज़ है कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, उससे 180 डेज के अंदर अंदर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। अगर तुम्हारे पास दादाजी हैं, ऑडिट कमेटी है, तो वो रिकमेंडेशन देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा अपॉइंट करेगा 180 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर 180 डेज के अंदर अंदर क्यों होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दो। देखो यहाँ बता दो, ठीक है सर, फाइनेंशियल ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाएगा, मैं बोलता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्या बोला गया, तुम्हारा कॉस्ट ऑडिटर है, कॉस्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट होना चाहिए, 180 डेज, यहाँ पे होते हैं 180 डेज, 30 सितंबर को, तुम काउंट कर लेना उंगलियों पे, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर, ठीक है, ये जाएगा हमारा 24, ठीक है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 24 से लेके यहाँ से होता है हमारा 180 डेज, बोला गया 180 डेज के अंदर अंदर आप किसको, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना। सर अप्रैल में क्यों नहीं करेंगे, मार्च में क्यों नहीं करेंगे, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स तुम्हारे बनते पूरे साल भर, तुम्हारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनेंगे, 31 मार्च तक तुम्हारे कॉस्ट रिकॉर्ड बनेंगे, सिंपल सा मैटर है, ठीक है। तो तुम स्टार्टिंग में ऑडिटर को अपॉइंट क्यों करो, आराम से करो, 180 डेज का टाइम दिया, 30 सितंबर तक उस बंदे को आप आराम से क्या करो, अपॉइंट कर लो, ठीक है। ये उसका क्या अपॉइंटमेंट है, 180 डेज के अंदर अंदर तुम उसको अपॉइंट कर लो। अब आगे की थोड़ी सी चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने वो डायग्राम बनाया है, ठीक है। 180 डेज फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, 180 डेज में आप अपॉइंट कर लो। जब आप अपॉइंट कर रहे हो तो उससे एक रिटर्न कंसेंट ले लेना, एक सर्टिफिकेट ले लेना कि भैया हाँ, वो बोलेगा हाँ मैं एलिजिबल हूँ ऑडिट करने के लिए, मैं मेरी इच्छा करने की एक्सेप्ट एक्सेप्ट वो सारी चीज़ें कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, ये सब चीज़ें वो क्वालिफिकेशन है, फालतू की क्वालिफिकेशन है। अपने को बस इतना दिमाग में रखना है कि एक रिटर्न कंसेंट लेना है उससे, और एक रिटर्न सर्टिफिकेट लेना है कि भैया मैं करूँगा ऑडिट, बात खत्म, ठीक है। फिर कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर अबाउट दिस अपॉइंटमेंट, ठीक है, कंपनी ने अगर अपॉइंट किया तो बताएगी हाँ ज्वाइनिंग लेटर आपका इस तारीख से आप अपॉइंट हो सके, बधाई हो, मिठाई खाओ, काजू कतली खाओ, बात खत्म, ठीक है। अब क्या बोला गया, कंपनी शैल नोटिस इन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इन CRA2 विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग और विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या बोला गया, जैसे तुमने जैसे मैं कंपनी हूँ, मैंने अगर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ है, तो जब मैंने अपॉइंट किया है, ठीक है, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, CRA2, ये फॉर्म नंबर याद रखना, CRA2 ठीक है। CRA1 में अपने को क्या करना था, यहाँ पे दे रखा था क्या सर, क्या 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 अपने को रिकॉर्ड बनाना था, कहाँ गया वो,
को दिख नहीं रहा है, कहाँ गया वो, ढूंढेंगे ये दे रखा हुआ है कॉस्ट रिकॉर्ड अपने को मेंटेन करना है CRA 1 में, ठीक है। क्या करना है सर, मेंटेन करना है CRA 1 में, और CRA 2 में, CRA 2 में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है कि हमने कॉस्ट ऑडिटर अपन ने अपॉइंट कर लिया गया। तो सर कॉस्ट ऑडिटर जो तुम अपॉइंट करोगे, ये देखो, तुम किस में करोगे सर, बोर्ड मीटिंग में करोगे, जी सर बिल्कुल, बोर्ड मीटिंग में करोगे। तो बोर्ड मीटिंग जब भी तुम्हारी, उसके 30 डेज के अंदर अंदर बता देना, या फिर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब विच एवर इज अर्लियर, क्या बोला गया सर यहाँ पे, विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्ली डेट होगी उसमें बता देना। मतलब यहाँ पे फिर आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, ये दे रखा हुआ है। तुमने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, इन्होंने क्या बोला है, या तो तुमने कॉस्ट ऑडिटर बीच में कभी भी अपॉइंट किया, अप्रैल मई जून जुलाई का, सितंबर से पहले तुमने कभी भी अपॉइंट किया, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लीज तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना कि हमने हमारा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। या फिर 30 दिन के अंदर अंदर बताओ, या फिर तुमने मान के चलो 30 सितंबर को ही तुमने बोर्ड मीटिंग की, तो इससे 30 दिन क्या हो जाएगा, अक्टूबर में पहुंच गए। लेकिन इन्होंने एक लिमिट दे दी कि 180 डेज, मतलब यहाँ पे हो रहा है 30 सितंबर, ये हो गया हमारे 180 डेज। या तो तुम 180 डेज में बताओ, या फिर बोर्ड मीटिंग के 30 दिन में बताओ, विच एवर इज अर्लियर। तो अपने को 30 सितंबर में बताना पड़ेगा। अगर 30 सितंबर को इन्होंने क्या किया हुआ है, अपॉइंट किया हुआ है, लिखा हुआ है ना कि 30 दिन के अंदर अंदर बताओ, या फिर 180 डेज में बताओ, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उस पर अपने को बताना पड़ेगा कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। अगर कैजुअल वैकेंसी होती है, कॉस्ट ऑडिटर छोड़ के जाता है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेगा फिर से, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। सर टेन्यूर क्या होता है, और कॉस्ट ऑडिटर का टेन्यूर होता है 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल, और लिखा हुआ है, और टिल द सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। मतलब सर समझाओ, समझाते बाबा, समझाते, टेंशन नहीं लेने का। क्या बोला, 30 सितंबर तक तुम इसको क्या करो, अपॉइंट कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वगैरह कर देता हूँ, अपनी ड्राइंग थोड़ी अच्छी दिखने लगेगी, ठीक है सर, आ जाओ आ जाओ। 30 सितंबर तक क्या बोला गया, तुम भाई अपॉइंट कर लो ऑडिटर को, कितने दिन में सर, 30 सितंबर तक अपॉइंट कर लो। अब इससे क्या बोला गया, ये जाएगा अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अप्रैल कितना होगा, 24 होगा, अप्रैल मई जून, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये आएगा 30 सितंबर 25, ठीक है। ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर ये हुआ। उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ, ये हमारे 12 महीने, ठीक है, अप्रैल टू मार्च। उन्होंने बोला तुमने 30 सितंबर तक ले लिया। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चल गया, यहाँ से बोला कि 30 सितंबर, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसके 180 डेज के अंदर अंदर तुम्हारा टेन्यूर है, यहाँ तक तुम अपॉइंटेड हो, इसके बाद तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी, ठीक है, और यहाँ तक तुम्हारा काम खत्म है। सर ये 6 महीने तुमने किया क्या, देखो मेरी बात सुनो, और कॉस्ट ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हो गया। अब ये कॉस्ट ऑडिट कब करेगा, 31 मार्च के बाद ही करेगा, क्यों, बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगी उसके बाद ही करेगा ना। मेरी बात सुनना, पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट कब तक बनेंगे, 31 मार्च रात को 12 बजे तक। अगर तुम पेट्रोल पंप पे गए हो, रात को 12 बजे तक बिल फटते हैं, रात को 12 बजे भी उसके क्या हो रहा है, भाई उसमें पेट्रोल डल रहा है, ठीक है। तो रात को 12 बजे तक भी भाई, 31 मार्च को रात को 12 बजे तक भी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो यहाँ के ट्रांजेक्शन को कब चेक किया जाएगा, उसके अगले दिन ही किया जाएगा। तो वहाँ पे उसको टाइम दे दिया गया है कि भैया 1 अप्रैल से लेके तू 30 सितंबर तक चेक कर ले। चेक किसको करना है, चेक अपने को 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च यहीं तक के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद वो आराम से चेक करेगा, फाइनलाइज होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, चेक करेगा। लास्ट डे दे दी गई कि बेटा तू 30 सितंबर तक ही अपॉइंटेड है, उसके बाद देखो तेरी जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक तू जॉब छोड़ दे और तू रिपोर्ट सबमिट कर दे। या फिर इससे पहले मान के चलो हमारा ऑडिटर अच्छा था, अप्रैल मई में जाके उसने क्या किया, यहाँ पे मई में जाके उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपनी कंपनी को, बात खत्म। इसके बाद तो तेरा कोई काम नहीं है, अब हम दूसरा अपॉइंट करेंगे। तो या तो वो यहाँ पे जब भी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, तो इसके बाद इसको क्या बोलेंगे, बाय बाय, तेरा टेन्यूर यहाँ तक है। या फिर नहीं कर रहा है तो उन्होंने लास्ट डे दे दी कि भैया 30 सितंबर तक तू बेटा तेरी रिपोर्ट दे देना और यहाँ से चले जाना, ठीक है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उसका क्या होगा, टेन्यूर होगा, उतना वो अपॉइंटेड रहेगा, ठीक है सर। अब ये चीज़ हो गई है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंप्लीट करेंगे, ओके सर। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। देखो भाई, क्या क्या चीज़ें रह गई, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रह गई है, ठीक है, छोटी सी चीज़ दे रखी हुई है, ये सब चीज़ें, ठीक है।
रोटेशन से रिलेटेड भी चीज़ें दे रखी हुई बस। मतलब एक पेज ये पढ़ना है अपने को, और अगला क्या है, सेक्रेटरियल ऑडिट, बहुत छोटा सा है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा छोटा सा सेक्रेटरियल ऑडिट है, ये पढ़ना है। और आगे के बाद ये चैप्टर नंबर 11 अपन बाद में करेंगे। अब अपन आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक वाइक कर देना, अपने शेयर वेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।